जनाब आपके कीमती वक्त के लिए। खुरम, इस वक्त PMLN वाले कह रहे हैं कि हमारी वजह से इस वक्त गंदम सस्ती हो गई है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, जबकि आज की ये खबर है कि बजट में दूध, चाय, चीनी महंगी होगी और यकीनन टैक्सेस में इजाफा होगा। अब पहले तो इन्फ्लेशन मुझे समझा दीजिए, गरीब आदमी के लिए बता दीजिए, आने वाला वक्त कैसा होगा, ये बजट अवाम दोस्त हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि IMF तैयार कर रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, इन्फ्लेशन जो है वो मुझे लगता है कि इनिशियली नीचे आएगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस में कमी हुई है और इस वक्त लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई है। और एक जो अभी फोर्टनाइट आ रही है, यानी कि आपको कल मेरे ख्याल में जो फोर्टनाइट है एंड हो रहा है, इसमें आपको पेट्रोल की कीमतें 4 से 5 रुपए मजीद नीचे होती हुई नजर आएंगी। तो इसकी वजह से इनिशियली शॉर्ट टर्म में जो महंगाई की शरह है वो आपको नीचे आती हुई नजर आएगी। लेकिन जहां तक बजट की बात है, डेफिनेटली उसमें टैक्सेस में इजाफा होना है और मुझे लगता है कि एडिशनल टैक्सेस उन पे नहीं लगेंगे जिनको ऑलरेडी टैक्स किया गया है पिछले कई बजट में। मिसाल के तौर पर सैलरी क्लास है और उसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर है उस पे टैक्सेस में काफी इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। अगर ज्यादा होगा तो इकोनॉमी जो है वो चोक हो सकती है। तो मुझे लगता है कि रिटेल एंड ट्रेड एंड होलसेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन पे टैक्सेस में इजाफा होता है या लगते हैं टैक्सेस। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन में जो है वो इजाफा हो सकता है अगले 1 साल में। उसकी वजह ये कि जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम पे टैक्स लगेगा तो वो पास ऑन किया जाएगा कमोडिटी प्राइसेस में। और अभी वीट की प्राइसेस जो है आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगले साल मुझे लगता है कि वीट की प्रोडक्शन में रिलेटिवली कमी हो सकती है क्योंकि किसानों को अगर उनकी कमिटेड प्राइस नहीं मिली है तो अगले साल शायद वीट उस तरह से वो ना उगाएं कम इंसेंटिव की वजह से। तो डेफिनेटली महंगाई जो है वो 2 रीजन की वजह से बढ़ सकती है या एटलीस्ट नीचे नहीं आ सकती बहुत ज्यादा इन द लॉन्गर रन। एक तो फूड की कीमतें हैं और उसके अलावा जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उसमें IMF कह रहा है कि जी आपको मजीद जो है बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी है। तो इनिशियली तो आपको महंगाई की शरह जो है यहाँ से बढ़ती नजर आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने कहा पेट्रोल प्राइस नीचे आएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। खुरम, जो मंथली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाली है उसमें वाजे लिख दिया कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसमें 39% इंक्रीज आया है, जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें तकरीबन 90% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब क्या इस वक्त आपको लगता है पाकिस्तान के ये लोग, ये इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखें ऑलरेडी जो हमारे यहाँ टैक्स की शरह है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। जो आप कॉर्पोरेट टैक्स जिसे कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो इनकम टैक्सेस हैं वो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। और मैं शरह आपको बताऊं तो तकरीबन 45 से 50% के बीच में ऑन एवरेज जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, यानी कि उसमें सुपर टैक्स है, उसमें इनकम टैक्स है, उसमें और दूसरे टैक्सेस हैं। तो मजीद टैक्सेस लगाने से आप ये समझेंगे इकोनॉमी को रोकने के मुतरादिफ होगा। तो और दूसरा जो सैलरी क्लास है वो ऑलरेडी जो है, जो हायर इनकम साइड है, मिड टू हायर इनकम, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्सेस दे रही है। फिर उसके अलावा इन्फ्लेशन जो मिलती है वो भी एक टैक्स होता है, और फिर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इश्यूज और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब फॉर्मूला चलेगा नहीं और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को कि अब एग्जिस्टिंग टैक्स पे इसको टैक्स करने का मतलब है इकोनॉमी को रोकना। और जहां पे टैक्स नहीं मिल रहा, 5 खरब रुपए की टैक्स की चोरी होती है, तो वो ये सारे सेक्टर्स है ना जो मैंने बताया, स्मगलिंग भी शामिल है उसमें, अंडर इन्वेस्टिंग भी शामिल है। तो इन सबको आपको रोकना होगा, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी जो है ये एक कॉल है आपके कि आप इकोनॉमी को चलाएं, ग्रोथ लेकर आएं और सही जगह टैक्स करें और अपने खर्चे कम करें और जो फॉर्मल सेक्टर है उससे टैक्सेस कम करें। ये फॉर्मूला चल सकता है, वो फॉर्मूला नहीं चल सकता जो ऑलरेडी हम करते हैं। खुरम साहब, अब ये बात भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो कोई 80,000 अरब के करीब पहुंच गए हैं। अब जो डेट सर्विसिंग है, जो कर्जों की मद में सूद जाना है खुरम साहब, वो कहा जा रहा है कि 25-26 अरब डॉलर या फिर को 7-7.5 हजार अरब रुपए है। आपकी नजर में ये कितना बड़ा बर्डन है? क्या हम इस बोझ को उठा पाएंगे? क्या हम ये पैसे दे पाएंगे? बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल अशफाक तोला साहब कहते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये नंबर बढ़ा के बता रहे होते हैं, बहुत सारे अमाउंट्स रोल ओवर हो जाएंगे, उस पर सर्विसिंग नहीं करनी पड़ेगी। योर ओपिनियन? देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि 7,500 अरब नहीं है, ये तकरीबन कुछ 8,500 अरब तक पहुंच चुका है, यानी कि 8.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और इस साल शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो डेट सर्विसिंग इटसेल्फ अनसस्टेनेबल है। ये बढ़ा चढ़ा के बताने का नंबर तो नहीं है, ये तो एक्चुअल नंबर है। और रोल ओवर होता है तो रोल ओवर का मतलब क्या होता है? रोल ओवर का मतलब ये होता है कि आपने इस साल जो ड्यू था
आपने कहा कि जी मैं अगले साल दे दूंगा, तो आपको थोड़ा माफी मिल गई, थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन मिल गई, तो वो तो आपको देना तो है ना। तो एक्चुअली अब डेट सर्विसिंग करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली डेट सर्विसिंग रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा या रीप्रोफाइल करना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या है कि आपको या तो अपने क्रेडिटर्स के साथ, चाहे वो लोकल बैंक्स हों या बाहर के इंस्टीट्यूशंस हों, इनके साथ बैठ के एक प्लान मुरतब करना पड़ेगा कि देखें हम 2-3 साल तक शायद इतना बड़ी सूद की अदायगियां ना कर सके, हमें थोड़े मौका दें, हमारा वक्त बढ़ा दें या हमसे रेट ज्यादा ले लें। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, दुनिया भर में होती आई हैं, तो वो आप मैनेज करना पड़ेगा। अगर कर्जों को आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपके पास रूम ही नहीं होगा ग्रो करने का या इन्वेस्ट करने का, क्योंकि टैक्सेस तो आप ले नहीं रहे। तो दोनों चीजें करनी है, टैक्सेस को बढ़ाना है सही जगह से, कर्जों को मैनेज करना है और रीप्रोफाइल अगर हो सकता है वो कर लें। तीसरी चीज एनर्जी के इश्यूज ठीक करने हैं। चौथी चीज प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें पैरेलल करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज लोकल डिवोल्यूशन करनी है, क्योंकि अगर जब तक लोकल लेवल पे पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो आप नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट्स नहीं क्रिएट करेंगे, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल जो है वो रिफॉर्म है जो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी और एक आम आदमी को सही जो है वो ग्रोथ मिले और महंगाई में कमी जो सही मायने में हो सकती है वो इस तरह से होगी। अदरवाइज जो है ना ये सिस्टम अब जो है इस तरह से नहीं चल सकेगा स्टेटस को में। खुर्रम, पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान? बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, स्पेशली ये पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट की बात की जाए या फिर कैपेसिटी चार्जेस के फियास्को की बात की जाए। आपकी नजर में इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप क्या कैसे सॉल्व होते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है। ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसके लिए चाइनीज के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आपके पिछले साल में कोई 500 अरब थे, इस साल की शायद कोई 1 ट्रिलियन के पास है, अगले साल को 1.5 ट्रिलियन होगा, उससे अगले साल को तकरीबन 2 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। तो ये सिंगल हैंडेडली हमें जो है वो बैंकरप्ट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू बन चुका है सर्कुलर डेट का, कैपेसिटी पेमेंट्स का। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस है, उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस पर यूनिट पे और बढ़ जाते हैं। और टैक्सेस भी कोई 40-50% है बिजली के बिलों में। आपने देखा होगा पिछले समर में भी बहुत ज्यादा शोर मचा, समर में भी होगा। तो मुझे लगता है कि आपको चाइना के साथ जो आपकी दोस्ती है उसे सही मानों में अब परखा जाएगा कि उनके साथ बैठ के आप एक प्लान उनको मुरतब करवाएं कि जी देखें, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने हमें जो है वो कर्जे दिए हैं, आपने हमेशा साथ दिया है, हमने भी आपका साथ दिया है पास्ट में। तो इसको बैठ के जो है रिस्ट्रक्चर करते हैं और ऐसे टर्म्स पे करते हैं जिनमें आपको भी फायदा हो, और हम इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेट से मेरी मुराद ये है कि आप 3-4 साल में उनसे पेमेंट इनको डेट में कन्वर्ट कर दें। यानी कि आपका इस वक्त जो टोटल डेट है ना, पब्लिक डेट, आपका फॉरेन डेट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, फॉरेन पब्लिक डेट जो है आपका तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है। उसमें कोई 28-29 अरब डॉलर सिर्फ चाइना ने से आपको आपने देना है, और उसके अंदर कोई 15 अरब डॉलर का ये है, 29 में से 15 अरब डॉलर तो सिर्फ ये वाले चार्जेस है, IPPs के हैं सारे, डेट जो है हमारा। तो हम इसको डेट में कन्वर्ट कर दें कैपेसिटी पेमेंट्स को, और उनके साथ एक फेवरेबल टर्म्स पे, विन विन पे करें। तो देखिए, ये अब हमारी जो है ना स्किल की बात है, किस तरह हम चाइनीज के साथ डील करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू होगा जो कि सेटल हो जाए, हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम एटलीस्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, एटलीस्ट लिक्विडिटी का। और फिर साथ साथ TND में इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट निकले इसमें से, बिजली बनाने में से, बिजली बेचने में से, बिजली खरीदने में से। एक सिंगल बायर मार्केट है इस वक्त, आप इसमें मल्टी बायर मार्केट क्रिएट करें जिसमें बहुत सारे कंपेटिटर्स आए, बिजली बनाए, वो बिजली बना के एफिशिएंट प्राइस पे बेचे, पूरा सिस्टम क्रिएट कराएं। बहुत बड़ी रिफॉर्म हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह हम अपना टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यूज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हुकूमती अखराजात तो कम हो नहीं रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। जब तक ये अखराजात कम नहीं होगी खुर्रम, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्सपेंस कंट्रोल सॉर्ट ऑफ कमेटी बनाई है, जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 1 खरब रुपया आप बचा सकते हैं एक साल में कम से कम, जिसमें गवर्नमेंट के अपने रनिंग अफेयर्स हैं, कुछ नॉन बैटल जो है वो डिफेंस अखराजात हैं, कुछ सिविलियन के अखराजात हैं, कुछ आपके SOEs के अखराजात हैं, क्लोज डाउन कर दें कुछ ऐसी कंपनियां